जय हिंद दोस्तों। आज हम तीसरा चैप्टर बल देखेंगे फिजिक्स में ही। इससे पहले भी 2 चैप्टर मैंने कर लिए हैं, तो वो वीडियोज़ जो हैं प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बल बल कौन सी राशि है, जल्दी से बताइए कमेंट में, देखते हैं कितने का आता है। ठीक है, बल जो है आपका कौन सी राशि है, अदिश है या सदिश है। ठीक, बल में क्या होता है, दिशा होती है, तो ये कौन सी राशि हो जाएगी, बल जो है सदिश राशि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बल कौन से डायरेक्शन में लग रहा है उसका होना आवश्यक है। मान लो मैंने बताया था एग्जाम्पल के लिए, बॉल है, बॉल में कौन से डायरेक्शन में बल लग रहा है, इधर डायरेक्शन में है कि इस डायरेक्शन में है कि इस डायरेक्शन में है कि इस डायरेक्शन में, कहाँ से, यानी किसी भी वस्तु पे एक बॉल एग्जाम्पल था यहाँ पे। तो हमको एक नेसेसरी होता है कि हमको जानना है कि बल कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, दिशा है, दिशा है, उसके कारण क्या है, इसका यह सदिश राशि होगा। तो बल की परिभाषा देखो, बल वह कारक है जो किसी भी गतिमान अथवा विराम वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए जिम्मेदार होता है। क्या करता है, गतिमान को स्थिर या स्थिर को गतिमान कर सकता है, वह होता है आपका बल। यानी बल का यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, F इक्वल टू एम ए। फॉर्मूला है आपका F यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है, जिसका SI मात्रक होता है न्यूटन और CGS मात्रक होता है डाइन। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है ना। ठीक है, इस बल का SI मात्रक क्या होता है, CGS मात्रक क्या होता है, कौन सी राशि है, और 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। ठीक है, ये इतना याद रखिएगा, ये कई बार ये क्वेश्चंस जो हैं आपके पूछे जा चुके हैं, तो इतने में ही आपका बहुत कुछ मिल गया है ना। चलिए बल के प्रकार प्रकार देखते हैं। बल को कई प्रकार हैं ना, कई प्रकार में बांटा जा सकता है, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है। तो जो यहाँ पे दिया है उसको पढ़ लेते हैं सिंपल सा। तो एक होता है प्रबल बल, नाभिकीय बल, कमजोर या क्षीण बल, और चौथा होता है गुरुत्वाकर्षण बल। इसमें सबसे ज़्यादा जिसका पावर होता है, जिसमें मतलब ज़्यादा मजबूत बल है, वो है आपका नाभिकीय बल, जो परमाणु के नाभिक के अंदर स्थित न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच पाया जाता है, तथा नाभिकीय बल के द्वारा आपस में बंधे होते हैं। ठीक, दूसरा चीज गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होता है, सबसे कमजोर। इसीलिए हम लोग पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण है उसके बावजूद भी उछल सकते हैं, चल सकते हैं, जो कुछ चाहें कर सकते हैं, है ना। ठीक, अब चलिए आते हैं बल आघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो इसका यहाँ पे एक परिभाषा दिया है कि किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा घूर्णन अक्ष के बल की क्रिया रेखा के मध्य की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। शायद किसी को समझ नहीं आया होगा, मैं एकदम सिंपल समझा देता हूँ। आटा पीसने वाली जो चक्की होती थी, जो घर में रहता था, है ना, घर में होता था, जो आटा पीसने की चक्की होती है ना, ऐसा देखा है हमने। मेरा ना ड्राइंग कभी सही नहीं बनेगा, चलिए कोशिश करते हैं, उसमें क्या है। ठीक है, ये आटा पीसने की जो चक्की होती थी, देखे होंगे आप सब, इसके बीच में एक ऐसा छेद होता था, इसी एक्सिस पे वो घूमता था, इसी पे अनाज डालते थे, और इधर पे कहीं पे एक लकड़ी का हैंडल होता था, इसी को पकड़ के क्या करते थे, इसको घुमाते थे। फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगता था आपका, इस डायरेक्शन में फोर्स जो है ऐसे करके, ऐसे ऐसे करते हुए इसको फोर्स क्या करता था, इसको घुमाता था। तो ये जो एक्सिस है और ये जो उसका फोर्स है, इनके बीच क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है, ये जो लंबवत दूरी होती है, और ये जो एक्सिस पे जो परिणाम लगता है, यानी परिमाण होता है बल का। ठीक, तो इन्हीं के गुणनफल को ही बोला जाता है बल आघूर्ण।
या एक और एग्जांपल लेते हैं, ये हमारी पृथ्वी है। ग्लोब तो सभी देखे होंगे, ग्लोब है ना, ऐसा ग्लोब होता है ना, ये एक्सिस पे ऐसा लगा रहता है, ये ऐसा ग्लोब होता है। तो ये हो गया इसका एक्सिस, यहाँ पे बल का परिमाण होता है। और इसमें हम लोग जब बल लगाते हैं तो इसकी आउटर स्किन को ऐसे टच करते हैं ना, ऐसे घुमाते हैं ऐसे, तो इस जगह से इस जगह के बीच का जो लंबवत दूरी है, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो, मान लो ये लंबवत दूरी आपकी हो गई डी, और ये एक्सिस पे जो बल लगा है वो है आपका एफ। ठीक है, तो बल जो है और उसकी बीच की लंबवत दूरी, इसी को बोला जाता है बल आघूर्ण। ये टी नहीं है ना, टाउ है, टाउ, ऐसा टी थोड़ा सा टी करके ऐसा करके उल्टा जे बना देते हैं, उल्टा जे, टाउ हो गया, ये ऐसा करके ऐसा ऐसा थोड़ा सा इक्वल टू होता है आपका बल गुणित लंबवत दूरी, दूरी किसके बीच, बल और उसके एक्सिस के बीच का। ठीक, तो ये हो गया आपका बल आघूर्ण, जिसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर। बल का न्यूटन होता है और लंबवत दूरी आपका डिस्टेंस यानी मीटर हो गया। तो ये हो गया एन एम, न्यूटन मीटर। अगेन सदिश राशि है, और जितने भी सरल मशीन होती है उस पे बल आघूर्ण के सिद्धांत पे ही कार्य करता है। जैसे कोई मोटर हो गया, कोई चक्की हो गई, पवन चक्की हो गई, है ना, साइकिल का पहिया हो गया, कोई घूमने वाली मशीन हो गई, चक्की हो गई, आटा पीसने की मशीन हो गई, दाल पीसने की मशीन हो गई, तो वो जो रोटरी मोशन पे जहाँ पे वहाँ पे बल आघूर्ण का ही सिद्धांत वहाँ पे लगता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब आता है घर्षण बल। एक देखो, घर्षण बल को एकदम सीधे तरीके से, सिंपल तरीके से समझो। एक सरफेस और दूसरा सरफेस जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एक सरफेस और दूसरा सरफेस, कोई सा भी सरफेस हो सकता है, वो पॉइंटेड हो सकता है, चपटा, नुकीला, कैसा भी हो सकता है। जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनके बीच एक बल कार्य करता है। कब? जब वो एक सरफेस या दोनों सरफेस मूवमेंट में आना चाहते हैं तब। मान लो ये ऊपर वाला जो सरफेस है वो इस डायरेक्शन में मूव होना चाहता है और ये वाला सरफेस जो है स्थिर है, तो एक इधर मूवमेंट में आया तो जाहिर सी बात है ये स्थिर है, तो कोई ना कोई एक जो है मूवमेंट में आया। हो सकता है ऊपर वाला मूवमेंट में और ये नीचे वाला भी मूवमेंट में आए, तब भी यहाँ पे घर्षण लगेगा। अब इसकी दिशा, मान लो दोनों की दिशा इस साइड पे है, दोनों सेम स्पीड में है, दोनों सेम स्पीड में है, तो मूवमेंट में हुआ क्या? रिलेटिवली नहीं हुआ, है ना, दोनों एक ही जगह पे हैं, लेकिन एक दूसरे की स्पीड अगर अलग अलग है, इसकी स्पीड मान लो 30 किलोमीटर पर आ है, इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आ है, कहीं ना कहीं ये इससे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो इनके बीच में जो बल कार्य करता है, जो एक दूसरे को आपस में फिसलने नहीं देता, ठीक है, वही जो विरोध होता है ना, वही बल कहलाता है आपका, वही फोर्स कहलाता है घर्षण बल, यानी घिसने पे जो बल लगता है वही घर्षण बल होता है। अब घर्षण बल को जनरली 3 टाइप में डिवाइड किया गया है: स्थैतिक, लोटनिक और सर्पी घर्षण। चलिए देखते हैं स्थैतिक क्या होता है। सिंपल वर्ड्स पे समझेंगे, ठीक है। एक बड़ा सा चट्टान है, बड़ा सा चट्टान, वो पृथ्वी पे रखा हुआ है, ठीक है, रखा हुआ है। कौन सी स्थिति में है? स्थैतिक, यानी ये मूव नहीं कर रहा है और पृथ्वी भी स्टैटिक है। तो इनके बीच कुछ ना कुछ फोर्स लगा हुआ है ना, ताकि इसी वजह से ये क्या हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, कहीं भी इधर उधर, कहीं भी ऊपर नीचे किधर भी आगे नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो घर्षण बल का मान है वो बहुत अधिक है, इसकी वजह से ये क्या है, आगे पीछे इधर उधर नहीं खिसक पा रहा है। तो इस पे, जहाँ पे इस जगह पे स्थितिक, जो स्थितिक जो स्थिति है ना, मतलब स्टॉप कंडीशन है, उस कंडीशन पे जो घर्षण है वो आपका स्थैतिक घर्षण होगा, ठीक है। इसमें दोनों सरफेस क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, मतलब मूव नहीं करते होते हैं। दूसरा होता है लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण कहाँ पे होगा? एक सीधा रास्ता है और एक ये मान लो पहिया है, पहिया क्या कर रहा है, इस धरती पे क्या है, आगे मूव कर रहा है, ठीक है।
आगे की डायरेक्शन पीछे की डायरेक्शन में जिधर भी मूव कर रहे हैं। तो ये सरफेस कांटेक्ट में आएगा, फिर ये सरफेस, फिर ये आगे बढ़ते बढ़ते में वैसे ही आएगा ना। तो यहाँ पे जो घर्षण पाया जाएगा ना लुढ़कते हुए, वो लोटनिक घर्षण होता है जिसका मान सबसे कम होता है। ठीक। तीसरा होता है आपका सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण कहाँ पे होता है? दो सतह है यहाँ पे, दो सतह। ठीक है। अब ये दो सतह क्या है, आपस में मूव कर रही हैं। मान लो ये कंटिन्यूअस मूवमेंट में है, ऊपर वाला सतह जो है मूवमेंट में, एक बड़ा सा सरफेस है ऐसा। ठीक है। इसमें बर्फ़ की सिल्ली एक ले आते हैं, बर्फ़ की सिल्ली। अब इसको क्या करेंगे, ऐसा इसे स्लोप है ये, ऐसा ना स्लोप है। फिर बर्फ़ की सिल्ली जब इसमें ऐसे करके फिसलते रहेगी फिसलते रहेगी फिसलते रहेगी, तो फिसलते समय मतलब वो मूवमेंट में है, मूवमेंट के समय भी कुछ न कुछ तो घर्षण है वहाँ पे। तो उसी घर्षण को बोलेंगे हम लोग जो है सर्पी घर्षण। ठीक है। लोटनी और सर्पी में यही अंतर है, लोटनी में कोई गोल वस्तु होती है जो लोटती है, लोटना। ठीक है, लुढ़कना। लेकिन सर्पी में वहाँ पे गोल चीज़ें नहीं होती हैं, वहाँ पे क्या है एक चौकोन सा या नुकीला या कोई भी चीज़ हो सकता है, लेकिन वहाँ पे लुढ़कना नहीं होगा। वो सेम कांस्टेंट सरफेस जो होता है, यही सरफेस अगर घिस है तो यही सरफेस घिसेगा ना, ये ऊपर वाला नहीं। लेकिन लुढ़कने वाले में क्या होता है, कभी इस ये पॉइंट टच में आता है, कभी ये पॉइंट, कभी ये पॉइंट, कभी ये, ऐसा ऐसा करके घूमते रहता है। ठीक। तो दोनों में यही अंतर है, सबसे ज़्यादा होता है स्थैतिक और सबसे कम होता है लोटनिक। घर्षण बल जो होता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट ऑन टाइप ऑफ द सरफेस। हमेशा याद रखिएगा, घर्षण बल किसी भी वस्तु की सतह की प्रकृति पे निर्भर करता है। उसका सतह कैसा है, चिकना है, खुरदरा है, नुकीला है, चपटा है, मोटा है, क्या है, मतलब कुल मिला के उसका जो सरफेस का जो आकार है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो अगर मान लो सरफेस खुरदुरा है तो उसका मान सबसे ज़्यादा होगा, चिकना है तो सबसे मान कम होगा। किसका मान? घर्षण का मान कम होगा। इसी सिद्धांत को लेते हुए घर्षण का जो है मान को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। जहाँ पे कम चाहिए वहाँ पे कम होगा, जहाँ पे ज़्यादा चाहिए वहाँ पे ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है। चलिए देखते हैं घर्षण गुणांक का मान बढ़ाने के उपाय, यानी घर्षण को बढ़ाने के लिए तो सबसे पहले सतह को खुरदुरा बना दिया जाता है। ठीक है, हो सकता है टायरों को खांचेदार बनाया जाता है जिससे उसका घर्षण का मान बढ़ जाता है। वो फिसलता नहीं है ना, पानी वगैरह वाली जो सड़क होती है उसमें पानी है मान लो चल रहा है, तो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं ना, वो तो फिसल के कहीं भी चले जाते हैं। वैसे ही जूते चप्पल का जो नीचे का सोल होता है उसमें गोटियाँ लगी होती, खांचे बने होते हैं, वो एक्सेट्रा, जिससे घर्षण का मान जो है बढ़ जाता है। जो ट्रेन होती है ना, ट्रेन एक बता देता हूँ आप लोग को। जब ट्रेन जो है ऐसे सिंपल जगह पे चलती है तो इसमें क्या है, पटरी जो है एकदम चिकनी होती है, और ट्रेन का पहिया भी देखना एकदम चिकना होता है। तो क्या होता है, जब थोड़ी बहुत हल्की भी चढ़ाई होती है ना, इसमें ऐसा स्लोप आ जाता है, तो ये ट्रेन का पहिया जो होता है फिसल जाता है, ऐसा घूम जाता है। तो यहाँ पे एक ना बॉक्स लगा होता है, यहाँ ऊपर में एक बॉक्स लगा होता है जिसमें क्या भरी होती है, सैंड, यानी रेत। रेत जो होती है यहाँ से पाइप के द्वारा ऊपर में केबिन में उसका ये रहता है, स्विच रहता है, तो यहाँ से थोड़ी मात्रा में यहाँ पे सैंड जो है, बालू यहाँ पे गिरा दिया जाता है। तो इस ट्रेन का पहिए और पटरी के बीच में जब बालू यहाँ पे यानी आपका सैंड आ जाता है, बालू बोलते हैं जिसको, रेत बोला जाता है ना, रेत जब यहाँ पे आती है तो सतह क्या हो जाती है, थोड़ी सी खुरदुरी हो जाती है, तो ये जो पहिए का जो फिसलना होता है ना वो कम या बंद हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ भी घर्षण बढ़ा के ट्रेन जब वो पिकअप में लेती रहती है या चढ़ाई के समय पे जब वो घूम जाती है ना पहिया, तब उसका उपयोग करते हैं। ठीक है। ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में जो ट्रेन चलती है उसमें वो यूज़ होता है। देखते हैं अब घर्षण गुणांक को कम करने के लिए उसमें क्या करते हैं, लुब्रिकेंट, यानी लुब्रिकेंट हो सकता है ग्रीस हो गया, तेल हो गया। ठीक है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो आपका पेंसिल का नोक होता है ना, उससे बहुत अच्छे क्वालिटी का ग्रीस बनता है।
ठीक है, तो वो भी क्या होता है आपका यूज़ किया जाता है एज अ लुब्रिकेंट। दूसरा होता है बियरिंग्स। बियरिंग्स के अंदर पे बॉल बियरिंग हो गया, ठीक है, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बियरिंग्स होते हैं। कुल मिला के दो सतहों के बीच में ऐसा ऐसा ये बियरिंग हो गया, इसके अंदर पे ऐसे छोटे छोटे गोल गोल छर्रे लगे होते हैं, बॉल्स। तो क्या होता है, ये वाला जब घूमता है ना, तो इस छर्रों के मदद से कांटेक्ट, इनके बीच का कांटेक्ट कम से कम कर दिया जाता है, जिससे सतह जो है आसानी से मूव हो सके। वैसे ही सतह को चिकना बना के एकदम प्लेन सरफेस है, उसमें जो टाइल्स वाली घर है, मान लो टाइल्स वाली घर है, एक मिट्टी वाली घर है, तो दोनों में पानी गिरा दो, मिट्टी वाला घर फिसलेगा कि टाइल्स वाला? टाइल्स वाला ऑब्वियसली, है ना। वैसे ही बहुत सी जगह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग समझ गए होंगे इतना तो। घर्षण से होने वाली हानियाँ। घर्षण से बहुत सारी हानियाँ और घर्षण से बहुत सारे लाभ भी हैं। ठीक है, आप मेरे को यहाँ तो हानियाँ देख रहे हैं, लाभ मेरे को बता दीजिएगा। ठीक है, घर्षण के लाभ क्या क्या हैं? बहुत सारे लाभ हैं। हानियाँ जितनी दिखती हैं उससे कहीं ज़्यादा लाभ उसका है। ठीक है, तो मशीनों के कल पुर्जे जो होते हैं वो घिस जाते हैं। वियर एंड टियर होता है किसमें? मशीनों में। हैंड पंप का वॉशर घिस के टूट जाता है। मशीन कार्य करते करते गर्म हो जाते हैं। गाड़ियों के टायर घर्षण के कारण घिस जाते हैं। तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये चैप्टर यहीं तक रहा, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। कोई भी डाउट्स हैं, कमेंट ओपन है, बोलिएगा, करते हैं।